कहानी और किस्सों में क्या फ़र्क होता है? कहानी और किस्सों में बस यही फ़र्क होता है कि कहानियाँ डॉक्यूमेंटेड होती हैं, यानी कहानियों के दस्तावेज होते हैं, और किस्सों के कोई दस्तावेज नहीं होते। किस्से कहीं भी लिखत पढ़त में नहीं होते। किस्से और किस्सा गोई की एक कहानी पश्चिमी यूपी की सियासत में बहुत नए करीने से सामने आई है, वो भी मायावती की चतुराई से। इस पूरी पश्चिमी यूपी में तकरीबन 10 से 11 लोकसभा सीटों पर मायावती ने एक ऐसी राजनीतिक चतुराई का परिचय दिया है, और उसको हम उसके अलग अलग अर्थ भी निकाल सकते हैं। लेकिन मायावती ने जिस तरह के प्रत्याशी उतारे हैं, भाजपा के रणनीतिकारों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। 10 से 11 सीटों पर मायावती ने उन प्रत्याशियों का चयन किया है, उस समुदाय से प्रत्याशियों का चयन किया है जो हार्डकोर भाजपाई हैं। तो हार्डकोर भाजपाई कम्युनिटी से मायावती प्रत्याशी बना रही है, तो नुकसान किसको पहुंचेगा? तो ये नुकसान पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को। सीधी सी बात है, 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 5 कभी नहीं होते। भाजपा के कोर वोटर को अगर मायावती प्रत्याशी बनाएगी तो सेंधमारी भाजपा के वोटों में होगी, और उसका फायदा विपक्ष को मिलेगा। इस बार लगता है कि मायावती ने यह सोचा है कि मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन भाजपा के वोटों में सेंधमारी करके उसको रोकना है। ऐसा क्यों हुआ होगा, इन कारणों का पता लगाने के लिए तो लंबी पड़ताल की जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल उनके 10 से 11 प्रत्याशियों को देखकर बिल्कुल यही लगता है, और आम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और यही किस्से और यही किस्सा गोई आजकल पश्चिमी यूपी में लगातार सुनाने को मिल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मायावती ने 11 लोकसभा सीटों पर जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उन प्रत्याशियों में वही लोग हैं जो भाजपा के हार्डकोर वोटर के कम्युनिटी से आए हैं। और ये क्यों किया मायावती ने? इसके 2 कारण माने जा सकते हैं। एक बार आपको याद होगा कि मायावती के खिलाफ भी सीबीआई और तमाम तरह की चीजें शुरू हो गई थी, लेकिन बीच में वो रुक गई। मायावती अपना प्रतिशोध लेना चाहती है भाजपा से, या फिर वो जो पिछले 2 3 4 इलेक्शन में मायावती के ऊपर जो भाजपा की बी टीम होने का ठप्पा लगा है, क्या उस ठप्पे से अपनी छवि को उबारना चाहती है? यही 2 कारण, इनमें से 2 कारण हो सकते हैं। चूंकि वो कुछ भी करेगी उसका फायदा भाजपा के बजाय विपक्ष को होगा, इसलिए इस लोकसभा चुनाव में ये तो तय हो गया है कि पश्चिमी यूपी में खास तौर पर कि मायावती के जो कैंडिडेट हैं वो विपक्षी गठबंधन को नहीं, भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस किस्से को मैं आपको तफसील से सुनाता हूं और सीट वाइज आपको बताता हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। सियासी किस्सों की शुरुआत करते हैं कैराना से। कैराना एक बहुत चर्चित सीट है, और कैराना इस समय भाजपा और सपा के लिए एकदम प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। कैराना पहले मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा होती थी, अब शामली अलग से जिला है। हरियाणा से लगी हुई इस सीट पर अजीब सा द्वंद्व मचा हुआ है, अजीब घमासान मचा हुआ है। चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर 2 दिन पहले जो मतदान हुआ है उसमें भी एकदम बहुत ही ज़बरदस्त द्वंद्व था। हिंसा तो कहीं नहीं हुई, लेकिन फिर भी कैराना बहुत चर्चित सीट है। तो मतदान हो चुका है इस सीट पर, लेकिन यहाँ पर मैं प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पूरे वेस्टर्न यूपी में भाजपा और लोकदल का साझा गठबंधन है। इस बार लोकदल भाजपा के साथ लड़ रहा है। तो आप देखिए, कैराना में मायावती ने श्रीपाल राणा नाम के एक व्यक्ति को उतारा। बीएसएफ से रिटायर्ड फौजी हैं और बेंगलोर में रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, और रहने वाले सहारनपुर के ननौता के पास के हैं। अब वो यहाँ से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी राजपूत जो पिछले विधानसभा चुनाव तक भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुलकर और एकजुट होकर खुलेआम वोट देता था, घोषित तौर पर वोट देता था, उस समाज के प्रत्याशी को मायावती ने कैराना लोकसभा से बसपा के टिकट पर उतार दिया। और सच्चाई ये है कि मायावती का वोट बैंक यानी दलित और राजपूत समाज कैराना में अगर दोनों एक हो जाते हैं तो भी मायावती के जीतने का कोई चांस नहीं है दूर दूर तक। तो मायावती की यहां पर रणनीति यही रही कि राजपूतों में सेंधमारी की जाए और भाजपा के जीतने वाले रथ को रोका जाए, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जीते थे प्रदीप चौधरी, वो सिटिंग एमपी हैं और भाजपा ने उन्हीं को उतारा है। तो यहाँ पर राजपूत और दलित समाज, एक बार फिर आप गौर करिएगा, राजपूत और दलित समाज दोनों ही एक साथ मिलकर 100% मतदान भी कर लें और श्रीपाल राणा के पक्ष में हो जाए तो भी श्रीपाल राणा के जीतने का कोई चांस नहीं है। अब आते हैं मुजफ्फरनगर की सीट पर मायावती ने दारा सिंह प्रजापति नाम के एक उम्मीदवार को उतारा है। प्रजापति समाज हार्डकोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। यहां पर संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक, यानी संजीव बालियान भाजपा के प्रत्याशी 3री बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और हरेंद्र मलिक समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्गज नेता हैं दोनों।
तो यहां पर प्रजापति, यहां इस सीट को आप देख ही रहे होंगे, यहां राजपूत समाज का विरोध था। यहां संगीत सोम से लेकर के तमाम बड़े ठाकुर नेता भाजपा कर संजीव बालियान का विरोध कर रहे थे। सैनी समाज में भी नाराजगी थी और तमाम दूसरे जो समाज थे उनमें भी नाराजगी के स्वर आ रहे थे। मतदान यहां भी प्रथम चरण में हो चुका है, लेकिन यहां पर दारा सिंह प्रजापति को बसपा का प्रत्याशी बनाया जाना, मायावती ने एक ऐसी चाल खेली, भले ही वो 10-20 हजार वोट लेकर आए प्रजापति समाज के, लेकिन वो वोट तो भारतीय जनता पार्टी के ही आने हैं। पिछली बार संजीव बालियान 6400 वोट से जीते थे। अगर 10-20 हजार वोट प्रजापति कट जाते हैं तो फिर आप समझिए कि किस तरह के समीकरण सामने आएंगे। हालांकि संजीव बालियान को एक बहुत बड़ी राहत है कि जाटों का बहुत बड़ा हिस्सा इस बार उनके पास आया है, उनके साथ उनको वोटिंग की है। तो यहां भी प्रजापति समाज के प्रत्याशी को उतारकर मायावती ने केवल और केवल भाजपा के जीतने वाले रथ को एक रोकने की कोशिश की है। अब उसकी बगल वाली सीट पर आइए, बिजनौर। बिजनौर लोकदल खाते में है, भाजपा लोकदल का उम्मीदवार है और यहां से चंदन सिंह चौहान जो गुर्जर समुदाय से आते हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर बड़ी संख्या में जाट वोटर हैं और आप ये देखिए कि विजेंद्र सिंह, एक जाट प्रत्याशी को मायावती ने यहां पर चुनाव मैदान में उतार दिया है। मायावती को पता है कि जाट वोटर पूरी तरह से जयंत और भाजपा के साथ इस समय एकजुट हो गया है। पहले आधा अधूरा था भाजपा के साथ, अब जयंत के आने से 80-90% जाट भाजपा के साथ चला गया है। तो मायावती ने बिजनौर सीट पर विजेंद्र सिंह नाम के एक प्रत्याशी को उतारा, वो भी जाट समुदाय से आते हैं। मायावती की केवल और केवल वही रणनीति है कि भाजपा के रथ को रोकना है। विजेंद्र सिंह जितना जाट वोट में डेंट करेंगे उतना ही भाजपा लोकदल प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान को नुकसान होगा। तो यहां भी वही कहानी है कैराना मुजफ्फरनगर में। अब आइए आप मथुरा सीट पर। मथुरा सीट पर मायावती ने सुरेश सिंह को उतारा है। सुरेश सिंह यानी जाट समुदाय से आते हैं। हेमा मालिनी भाजपा की प्रत्याशी है और वहां भी जाटों में सेंधमारी के लिए सुरेश सिंह जाट को टिकट दिया गया है। अब वो उससे आप अगली सीट पर चलेंगे, चाहरवाटी वाली सीट जो बहुत मशहूर है। और ये भी मैं बता दूं, मथुरा में पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक जाट मतदाता हैं। तो सर्वाधिक जाट मतदाता यूपी की सब सर्वाधिक जाट मतदाताओं वाली सीट मथुरा पर मायावती ने जाट कैंडिडेट उतारकर भाजपा की हेमा मालिनी की राह रोकने की कोशिश की। हालांकि जयंत वहां लगे हुए हैं, अमित शाह की रैली हो गई है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग मोदी के नाम पर ये बिल्कुल एकदम कन्विंस हैं कि वोट पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक सेंधमारी तो हुई। अगर सुरेश सिंह जाट मथुरा से 10-20 हजार वोट भी लेंगे तो जाटों के लेंगे। अब बगल वाली चाहरवाटी पर आइए, ये सीट है फतेहपुर सीकरी। यहां से भाजपा ने जाट प्रत्याशी को उतारा है, राजकुमार चाह, जो सिटिंग एमपी है। लेकिन बसपा ने यहां रामनिवास शर्मा को प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है। रामनिवास शर्मा बसपा के नेता हैं, लेकिन यहाँ का जो ब्राह्मण समुदाय है, एक समय तो बसपा के साथ था जब उपाध्याय बंधु बसपा में होते थे, लेकिन अब पूरी तरह से भाजपा के साथ इंटैक्ट है पिछले 10 साल से। तो इसीलिए रामनिवास शर्मा वहाँ जितना भी वोट काटेंगे वो भाजपा का काटेंगे। और वहाँ भी ये एक बहुत क्लियर कट चीज़ है कि फतेहपुर में भी दलित और ब्राह्मण अगर मिल जाते हैं तो कमोबेश जीतने की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनती। हालांकि दोनों बड़ी संख्या में हैं, अगर एकजुट होकर पड़े तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। अब आप आइए, थोड़ा सा पीछे आइए, अलीगढ़ में हितेंद्र उपाध्याय को मायावती ने उतार दिया है। वहाँ भाजपा के भी जो प्रत्याशी हैं वो ब्राह्मण हैं, सतीश गौतम। तो गौतम तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हितेंद्र उपाध्याय को उतारकर मायावती ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के ब्राह्मण मतों में सेंधमारी करनी है और भाजपा को जो है नुकसान पहुँचाना है। वहाँ की एक बात ये हो गई। अब आप आ जाइए मेरठ क्रांति धरा पर बहुत भीषण संग्राम हो रहा है। वहाँ पर भाजपा ने रामायण के 90 के दशक के सुपरहिट सीरियल रामायण के धारावाहिक रामायण के जो राम का रोल निभाने वाले थे अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने यहाँ दलित कार्ड खेला है, लेकिन बसपा ने त्यागी समाज से देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाया है। अच्छी बड़ी संख्या में त्यागी उस पर हैं मेरठ लोकसभा पर, लेकिन त्यागी वहाँ इतने नहीं है कि दलित और त्यागी मिलकर लोकसभा का चुनाव जीत जाएं। देवव्रत त्यागी समाज सेवी हैं, उनको वहां से उतारकर मायावती ने त्यागी समाज में सेंधमारी करने की कोशिश की है। और त्यागी समाज में जितना डेंट होगा उतना भाजपा का नुकसान होगा, यानी जितना त्यागी कटेगा और उतना ही भाजपा के वोट घटेंगे। तो ये भी एक ऐसी चीज सामने आ गई है। अब बगल वाली सीट गाजियाबाद को देखिए। गाजियाबाद पर नंदकिशोर पुंडीर को उतार दिया है। नंदकिशोर पुंडीर
बसपा के प्रत्याशी हैं और वहाँ से चूंकि राजपूतों की नाराजगी इस समय चली आ रही है बहुत धड़ल्ले से। गाजियाबाद सीट पर अच्छी खासी संख्या में राजपूत बिरादरी के लोग रहते हैं और वहाँ पर 60-84 भी है, बड़ी संख्या में राजपूत मतदाता हैं। तो वहाँ से राजपूत समुदाय से नंदकिशोर पुंडीर को उतार करके बसपा ने ये बता दिया है, चूंकि यहाँ भी हार्डकोर वोटर बीजेपी का था, पूरा ठाकुर समाज बीजेपी को वोट करता था। नंदकिशोर पुंडीर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जितना भी राजपूत वोट में सेंधमारी करेंगे उतना ही नुकसान भाजपा को होगा। इसके अलावा अब आप आइए उससे आगे वाली सीट गौतम बुद्ध नगर पर। गौतम बुद्ध नगर में भी राजपूत समाज से सोलंकी को मायावती ने उतार दिया है। सोलंकी बसपा से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और इसके साथ ही चूंकि वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में राजपूत मतदाता हैं, तो वहाँ भी आप गौर करिए, महेश शर्मा भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और अब वहाँ राजपूत समाज से बसपा का प्रत्याशी आ गया है। तो बस वही एक चाल जो गाजियाबाद में है, जो मेरठ में है, जो कैराना में है, जो बिजनौर में है, जो मथुरा में है, फतेहपुर सीकरी में, अलीगढ़ में है, वही चाल मायावती ने यहाँ भी चली और गौतम बुद्ध नगर में भाजपा का रथ रोकने के लिए मायावती ने ठाकुर समाज से प्रत्याशी उतार दिया। मायावती की यहाँ एक रणनीति और भी है, एक तो भाजपा को नुकसान पहुंचाया जाए, दूसरा जब दूसरी पार्टियां ठाकुरों को टिकट नहीं दे रही हैं, इफरात में ठाकुरों को टिकट बांटकर अपनी तरफ लाया जाए, ताकि भविष्य में राजपूत समाज इस बात को याद रखे कि जब टिकट देने की बारी आई थी तो बसपा ने ही उनकी हिमायत ली थी, बसपा ने ही उनको तवज्जो दी थी। अब एक सीट बची है बागपत। तो बागपत पर आते हैं तो वहाँ भी जो गुर्जर वोट है, अभी तक पिछले 10 सालों में गुर्जर वोट भी परंपरागत तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। वहाँ पर राजकुमार सांगवान चुनाव लड़ रहे हैं लोकदल के हिस्से में वो सीट आई है बीजेपी से। तो अब स्थिति ये बन गई है, वहाँ से प्रवीण बैंसला को उतार दिया है मायावती ने, यानी वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। तो गुर्जर समुदाय वो जितनी सेंधमारी करेंगे उतनी ही जो वोटें लोकदल भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सांगवान की कम होंगी। तो मायावती ने इन 10-11 सीटों पर जो एक गणित बिछाया है वो भाजपा का अंक गणित बिगाड़ने के लिए बिछाया है। मायावती ने अपना प्रतिशोध लेने की, अगर हो सकता है उनके मन में कोई एक बदला लेने की भावना राजनीतिक तौर पर हो, जो सियासी अदावत होती है, तो उस सियासी अदावत का इंतकाम पूरा करने की बात उनके मन में हो, वो अलग बात है। तो मायावती ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तो उनके मन के भीतर छुपा हुआ सियासी प्रतिशोध, यानी एक इंतकाम जो भाजपा के खिलाफ वो लेना चाहती है, भाजपा से लेना चाहती है, वो पूरा हो रहा है। और दूसरा, जो भाजपा की बी टीम होने का ठप्पा पिछले 1 दशक में मायावती पर लगा है, और मायावती की राजनीति इस समय अलार्मिंग स्टेज पर है। पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मात्र 1 एमएलए मायावती का आया था। तो मायावती बी टीम का ठप्पा भी हटाना चाहती है और ये 2 काम मायावती करना चाहती है। मन का प्रतिशोध लेना चाहती है और बी टीम के ठप्पे से बाहर निकलना चाहती है, और इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। बड़ा नहीं हो रहा है तो छोटा हो रहा है। इसीलिए सारे भाजपा के रणनीतिकार बिल्कुल एकदम चुप्पी साधे हैं, सन्नाटा पसरा है, पेशानी पर बल पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर मायावती ने जो ये चाल चली है, इसका नतीजा जो भी होगा, लेकिन मायावती फिलहाल भाजपा की बी टीम के ठप्पे से उभरती हुई दिख रही है।